दयाल सिंह रामबाग गांव का निवासी था। वहां वो अपनी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता था। दयाल बहुत ही मेहनती इंसान था और अपनी बीवी सरला और बेटी भूमि के साथ एक सुखी जीवन बिता रहा था। अचानक दयाल की बीवी की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि सरला को कैंसर की बीमारी है। सरला के इलाज के लिए दयाल अपने परिवार के साथ शहर जाने का फैसला करता है। गांव में अपनी दुकान बेचकर दयाल शहर आकर एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहता है। सुनिए, मुझे लगता है कि हमें वापस गांव चलना चाहिए। अगर हम सारी कमाई मेरे इलाज में लगा देंगे तो भूमि का क्या होगा? कुछ सालों में उसका घर भी तो बसाना है। तुम पैसों की चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा इलाज सही समय पे शुरू हो गया है और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं कुछ दिनों में अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई हफ्ते बीत जाने पर भी दयाल को कोई नौकरी नहीं मिलती। अपने परिवार की चिंता करते हुए वो बाजार से गुजर रहा था कि तब उसकी मुलाकात संजय से होती है। संजय बचपन में रामबाग गांव में रहता था और दयाल का अच्छा दोस्त था। अरे दयाल, तुम शहर कब आए? बस 1 महीना हुआ है, लेकिन पता नहीं इस शहर में मैं कैसे गुजारा कर पाऊंगा। क्या बात है दोस्त, काफी परेशान लग रहे हो। संजय को अपना अच्छा दोस्त समझकर दयाल उससे अपनी सारी परेशानियां बताता है। संजय दयाल की हालत सुनकर उसके लिए बहुत दुखी होता है। दयाल, अगर मेरे पास में कोई नौकरी होती तो मैं तुम्हारी सिफारिश करता, लेकिन मेरे यहाँ भी तुम्हारे लायक कोई काम नहीं। ऐसे सुनने पर दयाल निराश हो जाता है। तभी संजय को एक तरकीब सूझती है। दयाल, तुम यहाँ अपना मिठाई का ठेला क्यों नहीं चालू कर देते? तुम्हारी जैसी रबड़ी और जलेबी कोई नहीं बना सकता। मुझे यकीन है कि तुम इससे तुम्हारी कमाई शुरू कर सकते हो। ठेला शुरू करने के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। अपने नेक स्वभाव के कारण दयाल को पैसे उधार लेना पसंद नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो ठेला शुरू कर सरला का इलाज कर सकता है। संजय को उसके सारे पैसे जल्द लौटाने का वचन देकर दयाल उसकी मदद स्वीकार करता है। अपने मन में उम्मीद के साथ दयाल अपने रबड़ी जलेबी का ठेला चालू करता है। पहले दिन सुबह से रात तक रुका रहता है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आते। ऐसे कुछ दिन बीत जाने पर आखिर एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है, लेकिन रबड़ी जलेबी मिलने पर वो निराश हो जाता है। अरे भाई, तुमने ठेला तो चालू कर दिया, लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं की। अब मैं अपने हाथों में अपनी फाइलें संभालूं या इस प्लेट को? अगले दिन दयाल अपने ठेले के आगे कुछ कुर्सियां लगा देता है। ऐसे करने पर उसके ठेले पर दिन में 5 से 6 ग्राहक आने लगे। इससे घर का गुजारा तो मुश्किल ही था, लेकिन दयाल को भरोसा था कि कुछ दिनों में ग्राहक बढ़ने लगेंगे। एक दिन जब उसने एक ग्राहक को प्लेट दी तो वो अचानक से दयाल पर गुस्सा होने लगा। छी, ये क्या गंदी सी प्लेट दे रहे हो? मैं इसमें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। यहाँ तुमने प्लेट साफ करने का भी इंतजाम नहीं रखा है। उस ग्राहक की ये बात सुनकर दूसरे ग्राहक भी दयाल के ठेले से चले जाते हैं। इस बारे में सोचते हुए वो रात को ठेला बंद कर ही रहा था जब चल, जो भी पैसे है वो निकाल। मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या अंधा दिखता हूँ तुझे? अब भी ठेला बंद किया है और कहता है कि पैसा नहीं है। नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। ज्यादा या कम, सारे पैसे निकाल अपनी जेब से। गुंडों से लूटने पर दयाल बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि वो सरला का इलाज नहीं कर पाएगा। अगले दिन संजय वापस बाजार से निकल रहा होता है जब उसकी नजर दयाल पर पड़ती है। दयाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुमने ये ठेला यहाँ बाजार के बाहर खोला है? हाँ, खोला था,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरा गांव जाकर सरला के आखिरी दिनों में उसका साथ देना ही ठीक होगा। दयाल संजय को बीते दिनों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर संजय हैरान रह जाता है। सुनो दयाल, तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी रबड़ी जलेबी या मेहनत में कोई कमी नहीं है। तुम्हें बस कुछ चीजों को बदलकर समझदारी से धंधा करना होगा। क्या मतलब? सबसे पहले तो तुम अपने ठेले को किसी भीड़ वाली जगह में खोलो। शहर में कई लोग छुट्टियों के दिन अपने परिवार के साथ बीच पे घूमने जाते हैं। तुम वही आसपास अपना ठेला खोलो। मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि तुम कुल्हड़ की प्लेट में रबड़ी जलेबी दो। इससे तुम्हें प्लेट साफ करने की चिंता भी नहीं होगी और उसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होगा। और हाँ, शुरुआत के दिनों में तुम ग्राहकों को मुफ्त में एक प्लेट रबड़ी जलेबी दो। मुझे विश्वास है कि एक बार खाकर वो दोबारा तुम्हारे पास आएंगे। दयाल के लिए संजय की बातें ऐसी थी जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो। एक आखिरी बार खुद पर भरोसा कर दयाल अपना ठेला बीच के बाहर शुरू करता है। शुरुआती दिनों में दयाल मुफ्त की रबड़ी जलेबी कुल्हड़ की प्लेट में बेचने लगता है। रबड़ी जलेबी का अनोखा स्वाद चखकर कई लोग उसे दूसरी या तीसरी प्लेट भी खरीदते हैं। ऐसे कुछ हफ्तों में दयाल का ठेला काफी सफल हो जाता है। एक दिन उसके ठेले पर एक भिखारी महिला आती है जो दयाल से रबड़ी जलेबी मांगती है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। उस औरत की ऐसी हालत देख दयाल उसे मुफ्त में रबड़ी जलेबी देता है। एक प्लेट रबड़ी जलेबी खाकर वो उसे एक और प्लेट की मांग करती है। दयाल जैसे ही उसे दूसरी प्लेट देने लगता है, तभी वो भिखारी महिला अचानक अपनी शाल निकालती है। दयाल उसके अच्छे भले कपड़े देख चौंक जाता है। नमस्ते, मैं एक फूड इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं शहर के अलग अलग जगह पर अच्छे खाने के बारे में दूसरों को बताती हूँ। मैं कई हफ्तों से देख रही थी कि आपके ठेले के बाहर काफी लोग होते हैं, इसलिए मैं ये देखना चाहती थी कि क्या आप किसी मजबूर इंसान की मदद करने को तैयार होते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में तो मजबूरी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप यहाँ मेरे ठेले आई, लेकिन अब मैं आपको दूसरी प्लेट खिलाए बिना जाने नहीं दूंगा। उस फूड इन्फ्लुएंसर के कारण दयाल के ठेले को काफी पसंदी मिलती है। कुछ ही महीनों में अपने कमाए पैसों से दयाल ने अपनी पत्नी सरला का इलाज कराया और अपने दोस्त संजय को उसके उधार के पैसे भी लौटा दिए। कुछ सालों बाद दयाल और संजय ने मिलकर अपनी एक बड़ी सी मिठाई की दुकान खोली, लेकिन लोगों के लिए वो हमेशा दयालु रबड़ी जलेबी वाला ही रहा। रामबाग गांव में कुमार परिवार रहता था। इस परिवार में प्रकाश और भावना अपने 3 बच्चों के साथ खेती कर रहे थे। गरीबी होने के बावजूद भी वो सुख शांति से जी रहे थे, लेकिन आज उनके घर एक उदासी थी। क्या तुम तीनों का शहर जाना जरूरी है? हम यहाँ रहकर भी कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। माँ, तुम तो जानती हो कि गांव में रहकर हम आपको और पिताजी को एक सुख भरा जीवन नहीं दे पाएंगे। पुणे शहर जाकर हम तीनों नौकरी करेंगे और उन पैसों से जल्द ही आप दोनों को भी शहर बुला लेंगे। राजेश ठीक कह रहा है भावना, और तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि तीनों बच्चे एक ही जगह काम करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम तीनों वहाँ पर कुछ समय गुजार कर खुद का घर खरीद लेंगे और फिर आप दोनों को भी शहर बुला लेंगे। अपने बच्चों को शहर जाता देख प्रकाश और भावना दुखी थे, लेकिन वो जानते थे कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। पुणे शहर पहुंचते ही राजेश, अमित और रितु एक छोटे से भाड़े के घर में रहते हैं और बड़ी फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। फैक्ट्री में उन तीनों को एहसास होता है कि वहाँ स्टाफ और कर्मचारियों के लिए अलग अलग सुविधा है। तुम तीनों यहाँ कैसे जा रहे हो? यहाँ स्टाफ के लिए खाना मिलता है। तुम तीनों जाकर नीचे वाले हॉल में खाओ। भैया, आखिर ऐसा क्या होगा उस खाने में जो उन्होंने हमें अंदर भी आने नहीं दिया? पता नहीं रितु, लेकिन खुशबू से तो बहुत स्वादिष्ट खाना लग रहा था।
बस करो अब तुम दोनों, जो यहाँ के नियम है उसे याद रखो। खाना होने के बाद हमें वापस काम पे लगना है। कुछ दिनों बाद अमित और ऋतु से रहा नहीं गया और वो दोनों स्टाफ का खाना चखने के लिए हॉल चले गए। जैसे ही वो अपने लिए एक प्लेट में खाना ले रहे थे, तभी तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, ये दोनों के कपड़ों से तो ये कर्मचारी लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? क्या इन्हें किसी सिक्योरिटी ने रोका नहीं? चलो तुम दोनों निकलो, जाओ यहाँ से। ऐसा सुनकर अमित और ऋतु बाहर आते हैं और देखते हैं कि राजेश ने ये सब देख लिया है। वो उनसे निराश होता है और उनके घर पहुंचने तक उनसे कुछ बात नहीं करता। मैंने तुम दोनों से कहा था कि यहाँ के नियमों को मत तोड़ना, लेकिन फिर भी तुम दोनों वहाँ खाना खाने चले गए। हमें माफ कर दो भैया, वो तो हम दोनों सिर्फ उस खाने को एक बार चखना चाहते थे। तो हम रविवार को बाहर खाने के लिए चले जाते। इसमें कम से कम तुम दोनों की बेइज्जती तो नहीं होती। हम गरीब हैं, भिखारी नहीं। लेकिन भैया, हमें तो उस खाने का नाम भी नहीं पता। इसमें क्या हुआ अमित, तुम दोनों ने वो खाना देखा तो है। हम किसी अच्छे होटल में जाकर उसका ऑर्डर दे देंगे। रविवार को होटल में जाकर अमित और ऋतु वेटर को उस खाने के बारे में बताते हैं कि उस व्यंजन का नाम मिसल पाव था। अमित और ऋतु खुश होकर उसे खाने लगते हैं। इसके लिए तुम दोनों इतने उतावल हो रहे थे? इससे बेहतर रस्सा तो घर में पिताजी बना लेते हैं। इसमें सिर्फ फरसान डालकर अलग बना दिया है। अरे भैया, अब और कितना तुलना करोगे? खाने का मजा लो ना। और नहीं तो क्या। अरे, मिसल पाव तो महाराष्ट्र की फेमस डिश है भैया, आप एक बार खाकर तो देखिए। ऐसे कुछ महीने बीत गए और राजेश, अमित और ऋतु पैसे कमाकर कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव जाते हैं। वहां पर अमित अपने भाई और पिताजी से शहर में मिसल पाव का ठेला शुरू करने की बात करता है। भैया, पापा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपना मिसल पाव का ठेला खोले। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मिसल पाव का ठेका वो क्यों शुरू करना है? हम तो किसान हैं, तो शहर में ये सब ठेले का काम क्यों शुरू करें? लेकिन पिताजी, मिसल पाव महाराष्ट्र की बड़ी फेमस डिश है जो गांव में किसी ने खाई नहीं होगी। हम पहले ये ठेला गांव में शुरू करके देखते हैं और अगर वो सफल हुआ तो उसे शहर में शुरू करेंगे। ऐसे ही कुछ महीनों में कुमार परिवार का मिसल पाव ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। इतनी सफलता देखकर उन्होंने पुणे में भी अपने 2 ठेले चालू कर दिए। कुछ सालों में तीनों बच्चों ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया और अपनी मेहनत जारी रखी। मिसल पाव शुरू करने के बाद राजेश ने रेस्टोरेंट में वड़ा पाव बेचना चालू किया और रितु ने पोहे बेचने का विचार रखा, उसे भी बेचना चालू किया। एक अच्छा घर खरीदकर उन्होंने अपने माँ बाप को भी शहर बुला लिया। अरे राजेश बेटा, तू इतनी देर से कहाँ गया हुआ था? माँ, पापा, एक खुशखबरी है। एक निवेशक हमारे रेस्टोरेंट की वड़ा पाव की फ्रेंचाइजी चालू करना चाहता है, जिसमें हमें और मुनाफा होगा। वाह राजेश, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है भैया, आप तो बिना बताए अपने वड़ा पाव की फ्रेंचाइजी खोलने चले। नहीं अमित, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन अब तक डील फाइनल नहीं हुई थी। आज जैसे ही बात पक्की हुई, पूरे परिवार को बता रहा हूँ। कुछ महीनों में राजेश के वड़ा पाव फ्रेंचाइजी काफी अच्छे तरह चलने लगी। लोग प्रकाश और भावना के इतने अच्छे और समझदार बेटे होने की तारीफ करने लगे। वहीं दूसरी ओर अमित और रितु को लगने लगा कि राजेश अपने आप को ज्यादा अक्लमंद दिखाना चाहता है। इन कारणों से भाई बहन में दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन लंबी बीमारी के कारण प्रकाश का निधन हो जाता है। तीनों बच्चे बहुत दुखी होकर अपने पिता को याद करते हैं। एक दिन जब राजेश के कमरे के पास से गुजरता है तो अमित, रितु और अपनी माँ की बातें सुनकर दंग रह जाता है। नहीं माँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हम भैया के साथ एक घर में नहीं रह सकते। उन्हें लगता है कि सारा कारोबार उनकी वजह से चल रहा है। अब तो पिताजी भी नहीं रहे,
तो एक घर में रह के क्या फायदा। अमित, तू पागल तो नहीं हो गया? अपने बड़े भैया के लिए ऐसी बात कर रहा है। रीतू, तू इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? समझाने को कुछ नहीं बचा माँ। अमित भैया और मैंने फैसला किया है कि इस घर और कारोबार के 3 हिस्से होंगे और हम तीनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ये सुनकर राजेश बहुत दुखी होता है। वो हमेशा अमित और रितु की कामयाबी देखना चाहता था, लेकिन वो उन्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहता था। अपने भाई बहन को सही रास्ते लाने के लिए उसने एक तरकीब सोची। हे भगवान, ये तो जल रहा है, ये कैसे बनेगा? इस वीडियो में तो यही दिखाया था। राजेश की आवाज सुनकर अमित और रितु किचन में आकर देखते हैं कि राजेश कुछ पकाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे काफी मुश्किल हो रही थी। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं माँ के लिए मिसल पाव, वड़ा पाव और पोहे बना रहा हूँ। सोचा कि इतने दिनों से ये दुखी है तो कुछ अपने हाथों से बना दूं। हाँ, क्यों नहीं। आप तो हमेशा महान बने होते हैं, लेकिन इस रस्से को मिसल का रस्सा नहीं कहते। और ये पोहे तो जल गए हैं। हटाइए, मैं बना लेती हूँ। आप मिसल को छोड़ दे, पूरा खराब कर दिया है आपने इसे। राजेश अपने भाई बहन को काम करता देख मुस्कुराता है और कहता है, मैं हमेशा से जानता था कि तुम दोनों की काबिलियत किस में है। तुम दोनों को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन असल में मुझे बस अपने भाई बहन को हिम्मत देना आता है। इस कारोबार की शुरुआत तुम दोनों की जिज्ञासा और हिम्मत के बिना होती ही नहीं, और तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम दोनों से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। राजेश की ये बात सुनकर अमित और रितु चौंक जाते हैं। उन दोनों को इस बात का एहसास होता है कि राजेश ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है। अपनी गलती का उन दोनों को बहुत पछतावा होता है। अमित, रितु, मैं तुम दोनों को आगे बढ़ता हुआ देखना मेरा सपना है। इसलिए अमित, क्यों ना तुम अपने फेवरेट मिसल पाव की फ्रेंचाइजी शुरू करे और रितु अपने फेवरेट पोहे की। आखिर तुम दोनों अपने अपने काम में माहिर हो। हम तीनों भाई बहन एक घर में रहकर 3 गुना सफलता पा सकते हैं, क्योंकि हम तीनों अपनी एकता की ताकत से आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर अमित और रितु रोते हुए राजेश से माफी मांगते हैं। तीनों मिलकर नए नए निवेशकों के साथ अपनी फ्रेंचाइजी शुरू करते हैं। अमित ने अपने फ्रेंचाइजी का नाम बड़े भैया का वड़ा पाव और रितु ने अपने फ्रेंचाइजी का नाम बड़े भैया के पोहे रखा। कुछ सालों में तीनों भाई बहन इतने सफल हुए कि उन्होंने शहर में अपने हजारों शानदार और प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी खोले, जिसका नाम उन्होंने बड़े भैया का खाना रखा।